हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, डायरेक्टिंग चैप्टर में ऐसे 6 टॉपिक्स हैं जो हमने सीबीएसई के सिलेबस में कवर अप नहीं करे, लेकिन वो सीयूईटी का सिलेबस का पार्ट है। वो 6 टॉपिक्स कौन से हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग नंबर 1, इंपॉर्टेंस करनी है सबकी अलग अलग, सुपरविजन की, मोटिवेशन की, लीडरशिप की एंड कम्युनिकेशन की। सो 2, 3, 4 एंड 5 एंड लास्ट टॉपिक इसमें जो हमें करना है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, टॉपिक नंबर 6। तो टोटल 6 टॉपिक्स इसमें हमें नए करने हैं। बाकी सारे टॉपिक्स डायरेक्टिंग चैप्टर के हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं व्हाइल वी वर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उन सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स भी आपको सीयूईटी के लिए रिवाइज करने हैं। उन सारे टॉपिक्स को भी मैंने एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज पर ही एक्सप्लेन कर रखा है। और मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि सीयूईटी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, वो सारे एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर ही बेस्ड होंगे, तो आप एनसीईआरटी को मिस नहीं करेंगे। क्योंकि ये बात मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूं कि सीयूईटी में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी आएंगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मेरी सारी वीडियोस जरूर देख लें, क्योंकि मेरी जो भी एक्सप्लेनेशन होती है, जो भी कीवर्ड्स और स्टेटमेंट्स मैं यूज करती हूं अपनी एक्सप्लेनेशन में, वो टोटली 100% एनसीईआरटी से ही होती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियोस का लिंक मैं दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सारी वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। और जो हम टॉपिक्स अब कवर अप करने वाले हैं, वो जो पुरानी वीडियोस हैं, उन सबको आप अच्छे से देख लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो आपकी सीयूईटी की 100% प्रिपरेशन कंफर्म्ड है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग से। एक्चुअली जो हमने डायरेक्टिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स कर रखे हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, उन सारे एलिमेंट्स में जो हमने नॉलेज गैदर कर रखी है, उसी नॉलेज को अब हम देखेंगे वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है क्या? गाइडलाइंस हैं डायरेक्टर्स के लिए कि जब वो डायरेक्शन दे अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो डायरेक्शन देते टाइम उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उनके डायरेक्शन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव एंड बेस्ट डायरेक्शन बन जाएगी अगर वो इन गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे। टोटल 8 प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के, जिसको मैंने आपके लिए पॉइंट्स में लिख दिया है। उसके मैंने कीवर्ड्स और एग्जांपल्स लिख दिए हैं। हर एक प्रिंसिपल को हम विद रियल लाइफ एग्जांपल्स अब डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रिंसिपल आपसे मिस ना हो और किसी भी प्रिंसिपल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहले बच्चों आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि पहले मैंने यहाँ पर 4 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करे हैं और उनके मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं प्रिंसिपल्स के, हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा पॉइंट उसकी एक्सप्लेनेशन का, और थर्ड पॉइंट में मैंने हर एक प्रिंसिपल के एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है। तो ये 2-2, 3-3 पॉइंट्स आपको हर प्रिंसिपल के कंपल्सरीली पता होने चाहिए। और यहाँ पर एक्सप्लेन करते टाइम मैं आपको कीवर्ड्स भी बताती रहूंगी कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में कौन सा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपको आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन आएंगे, या ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन आते हैं, या मैच द फॉलोइंग पे आते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट कौन से प्रिंसिपल के साथ मैच हो रही है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स में और कीवर्ड्स के साथ हर एक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर लर्न कर लेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल देखिए बच्चों, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? डायरेक्टिंग टेक्निक्स मस्ट हेल्प एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहां पर किस चीज पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि एक डायरेक्टर जब डायरेक्ट करे तो उसको किस तरह से डायरेक्ट करना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, हर एक इंडिविजुअल वो मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन दे सके इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकेंड पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन करा है, इट शुड ब्रिंग अनटैप्ड एनर्जीज ऑफ द एम्प्लॉइज
फॉर एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कीवर्ड है अनटैप्ड एनर्जीज ऑफ द एम्प्लॉइज, ये कीवर्ड है कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। इस तरह के कीवर्ड से आप इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। इन दो लाइनों से ही क्लियर हो गया है कि इस प्रिंसिपल में क्या बताया जा रहा है कि हर एक डायरेक्टर को इस तरह से डायरेक्ट करना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉइज उसके अंडर काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज जो हैं वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकें ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसा कब हो पाएगा कि अगर डायरेक्टर इस तरह के मोटिवेशनल प्लान्स यूज करे जिसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की मोटिवेशन यूज करे, अगर वो प्रॉपर इंसेंटिव्स दे अपने सबऑर्डिनेट्स को, देन इट मीन्स कि वो डायरेक्टिंग के इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। यहां पर तो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। सपोज आप स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं और एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को तरह तरह की ऑल द टाइम डायरेक्शंस देती रहती है, सुपरवाइज, मोटिवेट, लीड और कम्युनिकेट करती रहती है। एग्जाम लूंगी और उस एग्जाम में जिस बच्चे के भी 70% एंड अबव मार्क्स आएंगे मैं उसको मॉनिटरली, तो सपोज टीचर ने क्लास में आके डायरेक्शन दी कि कल आपका एग्जाम है और इस एग्जाम में जिस बच्चे के भी 80% एंड अबव मार्क्स आएंगे मैं उसे मॉनिटरली रिवॉर्ड करूंगी। फिर उसके बाद टेस्ट हुआ और टीचर ने 80% एंड अबव वाले बच्चों को मॉनिटरली रिवॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद टीचर ने अगले महीने फिर से ये डायरेक्शन दी और जिन बच्चों के अबव 80% मार्क्स आए उनको रिवॉर्ड करा। तो अब इसमें आप क्या कमी देख सकते हैं बच्चों के यहां पर जो मोटिवेट किया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स को ही मोटिवेट किया जा रहा है जो कि एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं होते इन द क्लास उनके पास कोई दूसरे टैलेंट्स नहीं होते, कोई ओरेटरी स्किल्स में अच्छे होते हैं, किसी की डांसिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, किसी की ड्राइंग अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये टीचर जो मोटिवेशनल मेथड यूज कर रही है वो दूसरे स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रही है। तो अगर अब टीचर कभी ऐसा करे कि हम पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करेंगे उसमें मैं रिवॉर्ड दूंगी, कभी वो कहे कि हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे डिबेट करेंगे और फिर उस पे मैं रिवॉर्ड दूंगी, तो वो एक अच्छी इन्फ्लुएंसर, एक अच्छी डायरेक्टर, एक अच्छी मोटिवेटर मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक इसी तरह इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि एक अच्छे डायरेक्टर को क्या करना है कि जो भी अनटैप्ड एनर्जीज हैं उसके एम्प्लॉइज की, हर एक एम्प्लॉय की अनटैप्ड एनर्जीज को वो टैप करे और वो इस तरह से डायरेक्ट करे कि हर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दे सके फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये 3 पॉइंट्स आप अपने पास लिख लीजिए। इन तीनों पॉइंट्स के कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जांपल दे दिया। तो इससे आई थिंक कि आपको ये प्रिंसिपल मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। Let's move on to the next principle, that is unity of command. Unity of command principle तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो प्रिंसिपल हमने मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करा था। अब उसी प्रिंसिपल को हम डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि किस तरह से जब डायरेक्शंस दी जाए बाय द डायरेक्टर तो बहुत सारे डायरेक्टर्स एक सिंगल सबऑर्डिनेट्स को कमांड ना करें या डायरेक्ट ना करें। तो मीनिंग वही है, फॉर इफेक्टिव डायरेक्शन अ पर्सन शुड रिसीव कमांड from one superior only। और सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है देयर शुड नॉट बी कंफ्यूजन, देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट, देयर शुड नॉट बी डिसऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि अगर एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को मल्टीपल मैनेजर्स से या सुपीरियर्स से कमांड मिलता है तो उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इनडिसिप्लिन हो जाता है। तो इसीलिए ये गाइडलाइंस दी गई डायरेक्टर्स को कि अगर वो अपनी डायरेक्शन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि जो उन्होंने डायरेक्शंस दी उसको सबऑर्डिनेट्स 100% अंडरस्टैंड करें, फॉलो करें, तो उसके लिए उन्हें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक डायरेक्टर जो है वही सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करे और अगर मल्टीपल डायरेक्टर्स होंगे तो उसमें डायरेक्शन इनइफेक्टिव हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख रखा है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि सुपरवाइजर ए, सुपरवाइजर मतलब डायरेक्टर, मैनेजर, कम्युनिकेटर, लीडर, कुछ भी हो सकता है, ही आस्क्स द एम्प्लॉइज टू अलाउ अप टू 10% डिस्काउंट एंड टू फाइनलाइज द डील। तो एक डायरेक्शन दे रहा है सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉय को कि तुम 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो अगर तुम्हें डील फाइनलाइज करनी है, लेकिन उसी टाइम जो सुपरवाइजर बी है वो ये कह रहा है कि तुम 5% से ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते हो। तो अब इस केस में बच्चों क्या दिखाई दे रहा है कि अब सबऑर्डिनेट के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो 10% दे देगा तो सुपरवाइजर बी नाराज हो जाएगा, और अगर वो 5% से ज्यादा नहीं देगा तो सुपरवाइजर ए नाराज हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीसिप्लिटी ऑफ कमांड है तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो किसी भी डायरेक्टर की बात ना माने। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है जो अकाउंटेंसी में बहुत ही वीक है, तो पेरेंट्स ने क्या करा कि उसकी दो ट्यूशंस लगा दी। अब वो बच्चा जो है वो 2 ट्यूटर्स के पास जाता है, एक ट्यूटर उसे कोई और चैप्टर्स पढ़ा रहा है, दूसरा ट्यूटर उसे कोई और चैप्टर्स पढ़ा रहा है। एक ट्यूटर ने कहा कि मैं ये 20 क्वेश्चंस तुम्हें दे रहा हूं जो कल तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, इसके प्रैक्टिस करके और इसको सॉल्व करके लाना, और वो एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है। दूसरे ट्यूटर ने कहा कि ये 20 क्वेश्चंस तुम्हें दूसरे चैप्टर से रिलेटेड, ये तुम्हें कल ही सबमिट करने हैं। अब इस केस में बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बजाय उसकी परफॉर्मेंस तो और डिटेरियोरेट हो जाएगी, क्योंकि वो ओवरबर्डन फील कर रहा है, उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन से ट्यूटर का जो काम है वो मैं पहले करूं। तो हो सकता है कि वो किसी भी ट्यूटर का काम इस केस में ना करे। तो बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है बच्चों यूनिटी ऑफ कमांड का कि सबऑर्डिनेट्स को एक ही सुपीरियर मतलब एक ही डायरेक्टर से डायरेक्शंस मिलनी चाहिए। अगर उसे मल्टीपल डायरेक्शंस मिलेंगी तो डायरेक्शन इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसीलिए ये प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग का, दैट देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहां पर आप कीवर्ड्स देख लेंगे अगेन, वन सुपीरियर, वन सबऑर्डिनेट, नो मल्टीसिप्लिटी ऑफ कमांड। इसको क्यों सजेस्ट किया गया? ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसऑर्डर, इनडिसिप्लिन ना हो। Let's move on to the third principle, that is harmony of objectives. Harmony not discord, ऑलरेडी हम एक प्रिंसिपल कर चुके हैं मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जिसमें हमने देखा कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ज्यादातर ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमेशा मैनेजमेंट चाहती है कि वर्कर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दें, और वर्कर्स चाहते हैं कि उन्हें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले फॉर द वर्क डन बाय देम। अब यहाँ पर रोल आ जाता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि गुड डायरेक्टिंग क्या होती है, दैट शुड ब्रिंग हार्मनी by convincing that employee rewards and work efficiency they are complementary to each other। मतलब एक अच्छा डायरेक्टर वो है जो इस बात को कन्विंस कर दे, ऑर्गेनाइजेशन को भी कन्विंस कर दे और वर्कर्स को भी ये कन्विंस कर दे कि आपके जो गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर वर्कर्स अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, प्रोडक्टिविटी के लिए काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा होगा ही होगा, उनको भी फायदा होगा इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। और अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गेन्स वर्कर्स के साथ शेयर करेगी तो उसको नुकसान नहीं होगा, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स प्रोडक्टिविटी लॉन्ग रन में उसे फायदा होगा। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शुड बी इन हार्मनी विद वन अनदर। तो यहां पर डायरेक्टर को डायरेक्शंस देते टाइम किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ये इंश्योर करे कि जब वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो उनके पर्सनल गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएं और दोनों गोल्स इन हार्मनी विद वन अनदर हों। जो मैंने अभी आपको बताया वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एम्प्लॉय एक्सपेक्टिंग हाई सैलरी, दिस इज द एम्प्लॉय गोल, एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टिंग द हायर प्रोडक्टिविटी, दिस इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कन्विंस करना एक अच्छे डायरेक्टर और लीडर का काम है कि ये दोनों गोल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। तो इस प्रिंसिपल में कीवर्ड्स क्या हो गए, हार्मनी कीवर्ड हो गया, रिवॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द एफिशिएंसी ऑफ वर्क
कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये कीवर्ड हो गया। इसका भी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में टाइम टू टाइम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, तो जिसमें स्कूल की तरफ से या टीचर्स की तरफ से आपको कुछ मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जिससे एक्चुअली आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और स्कूल की गुडविल और इमेज भी अच्छी होती है। तो अगर स्टूडेंट्स हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस देंगे, तो उससे उन्हें तो फायदा होगा ही होगा और स्कूल को भी फायदा होगा। और अगर स्कूल लगातार अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहे, उनको पार्टिसिपेशन के चांस देता रहे, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करता रहे, उस पर खर्चा करता रहे, तो वो एक्चुअली खर्चा नहीं होगा बल्कि स्कूल की इमेज बिल्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। Let's move on to the fourth principle, that is appropriateness of direction techniques. सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा है, appropriate motivation and leadership techniques should be used while directing the people as per the needs. कुछ याद आया आपको? हमने मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कर रखी है, उसमें हमने 5 लेवल ऑफ नीड्स पढ़ रखे हैं और हमने ये भी देख रखा है कि जो लोअर लेवल नीड्स हैं वो मॉनिटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं और जो हायर लेवल नीड्स हैं वो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं। यही बिल्कुल इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि जो डायरेक्टिंग टेक्निक्स हैं, जो डायरेक्शन के मेथड्स मतलब जो लीडरशिप या मोटिवेशन के मेथड्स या जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी एक डायरेक्टर यूज करता है वो कैसी होनी चाहिए, एज पर द नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स होनी चाहिए। तो एक डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्रोप्रिएट रहेगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और डायरेक्शन देते टाइम नीड्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड and other situational variables should be considered for proper direction। मतलब अगर एक डायरेक्टर जो है वो सारे ग्रुप्स को एक जैसी डायरेक्शन दे रहा है, मतलब वो इस बात का ध्यान ही नहीं दे रहा है कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो नेचर में, एटीट्यूड में या उनकी कैपेबिलिटीज जो है मेंबर्स ऑफ द ग्रुप की वो अलग अलग हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसी डायरेक्शन जो है वो सबको देता जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे वो डायरेक्शन काम कर लेगी लेकिन किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे वो डायरेक्शन बिल्कुल काम नहीं आएगी। एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, फॉर सम पीपल मनी कैन एक्ट एज अ मोटिवेटर एंड फॉर अदर्स नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स कैन वर्क एज अ मोटिवेशन। तो डायरेक्टर जो है उसको तो सभी तरह के लोगों को डायरेक्ट करना होता है, लोअर लेवल भी, मिडिल लेवल भी, हायर लेवल भी। तो अगर वो सभी लोगों को एक जैसी डायरेक्शंस दे रहा है, वो एक ही जैसे इंसेंटिव से मोटिवेट करना चाह रहा है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अच्छी डायरेक्शन नहीं मानी जाएगी। तो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स में क्या बताया गया है कि सिचुएशन के हिसाब से, लोगों की कैपेबिलिटीज के हिसाब से, सबऑर्डिनेट्स की नीड्स के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डायरेक्शन डायरेक्टर को यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूं कि मैं 2 सेक्शंस को जो है वो अकाउंटेंसी पढ़ाती हूँ या बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, जिसमें एक सेक्शन जो है वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का है और एक सेक्शन जो है वो नॉन मैथ स्टूडेंट्स का है। तो डेफिनेटली इन दोनों सेक्शंस में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज डिफर करती हैं। तो अगर इन दोनों सेक्शंस में मैं सेम मेथड ऑफ टीचिंग यूज करूं, मैं सारे हॉट्स जो हैं वो बच्चों के साथ डिस्कस करती जा रही हूं, तो जो एक पर्टिकुलर नॉन मैथ सेक्शन है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उस तरह के बच्चे जो हैं मेरे उस टीचिंग स्टाइल को पसंद नहीं करेंगे। तो जैसी नीड्स हो स्टूडेंट्स की उसी तरह से मुझे अपने टीचिंग स्टाइल, मुझे अपनी लैंग्वेज, मुझे अपनी स्पीड, इन सबको चेंज करना पड़ेगा अगर मैं चाहती हूं कि जिनको मैं डायरेक्शंस दे रही हूं या जिनको मैं टीच कर रही हूं उनको मेरी सारी बातें समझ में आए। तो मुझे अपने स्टाइल को, एप्रोप्रिएट स्टाइल को यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल वही यहाँ पर इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि हर एक डायरेक्टर को एप्रोप्रिएट मोटिवेशनल एंड लीडरशिप स्किल्स यूज करनी चाहिए। लीडरशिप भी हमने 3 तरह के स्टाइल्स पढ़ रखे हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी, डेमोक्रेटिक स्टाइल भी और फ्री रूल स्टाइल भी। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उसका ऑटोक्रेटिक स्टाइल काम आ जाए क्योंकि वो नई ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट कर रहा है या लीड कर रहा है, लेकिन अगर एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जहां ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेन एम्प्लॉइज हैं
तो वहां पर उसका ऑटोक्रेटिक स्टाइल काम नहीं आएगा, वहां पे उसे डेमोक्रेटिक स्टाइल यूज करना पड़ेगा। तो आई होप इन एग्जाम्पल्स और कीवर्ड्स के साथ आपको ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 4 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए, बाकी के 4 प्रिंसिपल्स भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए बच्चों, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी हम इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें जो डायरेक्टिंग के सारे एलिमेंट्स हैं, कहीं पर मोटिवेशन, कहीं पर सुपरविजन, कहीं पे लीडरशिप, कहीं पे कम्युनिकेशन, इन सारे एलिमेंट्स पे फोकस किया जा रहा है इन प्रिंसिपल्स में कि किस तरह से एक अच्छा डायरेक्टर इन सारे एलिमेंट्स पे स्पेसिफिकली फोकस करके अपनी डायरेक्शन को इफेक्टिव बना सकता है। तो यहाँ पर मैनेजरियल कम्युनिकेशन की बात हो रही है और इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि एक जो डायरेक्टर है, ही शुड कन्वे द क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस देने का पर्पस होना चाहिए किसी भी डायरेक्टर का, वो क्या होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस समझ में भी आनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स के। एंड डायरेक्टर और मैनेजर, कुछ भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, he should ensure that subordinates understand clearly through feedback। तो उसके लिए डायरेक्टर को क्या करना होगा कि उसको लगातार फीडबैक भी लेना होगा अपने सबऑर्डिनेट्स से, ये जानने के लिए कि जो इंस्ट्रक्शंस उसने दी वो क्लियरली सबऑर्डिनेट्स को समझ में भी आ गई या नहीं। और एक डायरेक्टिंग जब ही इफेक्टिव होती है जब क्लियरली सबऑर्डिनेट्स को वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो समझ में आ जाएं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों के, एक डायरेक्टर है जिसने सबऑर्डिनेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी, यू ऑल हैव टू सबमिट द रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। अब यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल जो है, कुछ सबऑर्डिनेट्स ने माना कि 2-3 दिन में रिपोर्ट देनी है, कुछ सबऑर्डिनेट्स ने माना कि बिल्कुल आज ही रिपोर्ट देनी है, कुछ सबऑर्डिनेट्स ने माना कि कल रिपोर्ट देनी है। तो ये एक वेग कम्युनिकेशन है। उसके साथ साथ मैंने लिखा कि यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग बिफोर 10 AM। तो ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर कोई सबऑर्डिनेट 10 बजे से पहले रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा तो डायरेक्टर उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है या उसको बता सकता है कि मैंने बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करा था। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सच क्लियर कम्युनिकेशन, अगर वो अगले दिन 10 बजे जाता है और कहता है कि लाओ मुझे रिपोर्ट दो, और एक सबऑर्डिनेट कहता है कि सर हम तो रिपोर्ट कल देंगे, तो अब वो उसको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसने कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं की थी। तो बिल्कुल इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आपसे टीचर ने कहा कि कल लास्ट डेट है आपकी फाइल सबमिशन की, उसके बाद मैं फाइल्स चेक नहीं करूंगी, तो इसका मतलब वो टीचर आपको बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन दे रही है। लेकिन अगर कोई टीचर कह देती है कि बच्चों अगर आपने टाइम पे फाइल सबमिट नहीं की तो मैं आपकी फाइल चेक नहीं करूंगी, और एक बच्चा 2 दिन के बाद फाइल लेकर आता है, तो टीचर कहती है कि मैं तो चेक नहीं करूंगी, मैंने पहले ही बोल दिया था, तो टीचर ने टाइम क्लैरिफाई नहीं करा था। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि मैनेजरियल कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, और वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, उसके लिए मैनेजर को या डायरेक्टर को क्या इंश्योर करना चाहिए, प्रॉपर फीडबैक इंश्योर करना चाहिए। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर फीडबैक, नो वेग कम्युनिकेशन, इस तरह के वर्ड से आप इस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हम सभी जानते हैं बच्चों के हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं। उन ग्रुप्स को डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि कोई भी डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर इन ग्रुप्स को नेगेटिव ना समझे। सबसे पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि दे कैन नॉट स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सच ग्रुप्स, क्योंकि उन्होंने वो क्रिएट ही नहीं करे तो उनको वो बंद भी या खत्म भी नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, इन ग्रुप्स का इस्तेमाल करना चाहिए टू फिल द गैप्स, टू फिल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है। इफेक्टिव डायरेक्टर शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो क्या बताया इस प्रिंसिपल में कि एक अच्छा डायरेक्टर वो है जो इन इनफॉर्मल ग्रुप्स का भी बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल कर सके, और उसके लिए सबसे पहले तो उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ही शुड नॉट कंसिडर दीज ग्रुप्स एज नेगेटिव।
उन ग्रुप्स को एज अ डेंजर, एज अ थ्रेट, एज अ नेगेटिव एग्जिस्टेंस ना माने उन ग्रुप्स की, बल्कि उनको पॉजिटिवली यूज करे। कैसे वो ऐसा कर सकता है, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि वो फ्रेंडली डिस्कशंस कर सकता है विद द सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द लंच टाइम। वो फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इन ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी गैप्स हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, कोई भी ड्रॉबैक्स है, इनएफिशिएंसीज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, उनको फिल करने के लिए इन ग्रुप्स का इस्तेमाल करना चाहिए एक अच्छे डायरेक्टर को। दिस इज व्हाट इज टोल्ड इन दिस प्रिंसिपल। तो जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि स्कूल में मान लीजिए एक फॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्रॉपर सर्कुलर के थ्रू आती है, उसमें सिग्नेचर होते हैं अथॉरिटी के, और फिर वो पहले टीचर्स के पास आती है, फिर टीचर्स स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करती हैं। तो इस तरह से एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और उसके बाद वो कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट की जाती है। लेकिन कभी इमरजेंसी हो, फास्ट कम्युनिकेशन स्प्रेड करनी हो, तो आप देखते हैं ना स्कूल में भी ऐसा होता है कि किसी भी दो बच्चों को बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस फ्लोर पे जाके बताओ, आप इस फ्लोर पे जाके बताओ। तो वहां पर हम फॉर्मल अथॉरिटी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल पीपल को, इनफॉर्मल ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं टू कम्युनिकेट इन अ फास्टर मैनर। So I hope this principle is clear to you. Let's move on to the next principle. That principle talks about the leadership. Director or the manager should exercise good leadership to influence the subordinates positively. लीडरशिप गुड कैसे होगी, इसके बारे में अभी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे while explaining the qualities of a good leader। तो इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि एक डायरेक्टर जो है उसके पास एक ऑफिशियल पोजीशन तो होती ही होती है कि वो सुपीरियर है, लेकिन वो एक अच्छा लीडर भी जब बनेगा जब वो सिर्फ परफॉर्मेंस को ही इन्फ्लुएंस ना करे, वो लोगों के एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करे। इसका मतलब लोग जो उसको माने या फॉलो करें वो सिर्फ इसी वजह से ना माने कि उसके पास ऑफिशियल अथॉरिटी है उनको डायरेक्शंस देने की, उनको कम्युनिकेट करने की, बल्कि इस वजह से भी उसकी बात माने कि वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उसके लीडरशिप स्टाइल को पसंद करते हैं। हमने इतने सारे लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ रखे हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था कि एक ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है, एक लीडर ऐसा होता है जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। लेकिन वो सारे लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से इस्तेमाल करने पड़ते हैं एक अच्छे लीडर को। और एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल कैसा होना चाहिए? लीडरशिप स्टाइल शुड नॉट कॉज डिससैटिस्फैक्शन, या डिससैटिस्फैक्शन की स्पेलिंग गलत हो गया, आप ठीक कर लेंगे, अमंग द सबऑर्डिनेट्स। मतलब कि सबऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी वो लीडरशिप स्टाइल अच्छा होना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया है कि फॉर अनट्रेन्ड वर्कर्स ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज बेटर। मान लीजिए वर्कर्स खुद ही अनट्रेन्ड हैं, उन्हें अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, वो चाहते हैं कि लीडर जो है वो बिल्कुल अथॉरिटेटिवली उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे, पूरी तरह से वही लीड ले। ऐसे केस में उनके लिए डेमोक्रेटिक स्टाइल अच्छा नहीं होगा, उनको भी ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही अच्छा लगेगा। तो लीडरशिप प्रिंसिपल में क्या बताया जा रहा है बच्चों कि लीडरशिप क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए एक डायरेक्टर में कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके और एक ऐसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप वो अडॉप्ट करे जो कि सबऑर्डिनेट्स के लिए भी कंफर्टेबल हो और सबऑर्डिनेट्स के अंदर डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट ना करे। चलते हैं लास्ट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग पे, ये है फॉलो थ्रू। बच्चों फॉलो थ्रू और फॉलो अप में डिफरेंस है। फॉलो अप में अभी हमने देखा कि जो भी लीडर या डायरेक्टर ने कमांड दिया, कम्युनिकेट करा, उसका वो फीडबैक ले कि वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। लेकिन फॉलो थ्रू में क्या बताया जाता है? डायरेक्टर शुड कंटिन्यूअसली रिव्यू द डायरेक्शंस। मतलब जो डायरेक्शंस उसने दी हैं वो डायरेक्शंस देके चुप ना बैठ जाए। He should know whether the orders are implemented according to the directions. He should know whether there are any problems that the subordinates are facing. और अगर जरूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई भी करनी चाहिए अपनी डायरेक्शंस। तो उसको लगातार ही अपनी डायरेक्शंस को रिव्यू करते रहना चाहिए। डायरेक्शंस देने के बाद उसको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोल आ जाता है सुपरविजन का कि एक अच्छा डायरेक्टर जो है वो सिर्फ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देकर छोड़ ना दे, वो कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करे सबऑर्डिनेट्स को, वो कंटिन्यूअसली ये रिव्यू करे
कि उसके ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, उसकी कमांड्स जो हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। वो हर टाइम अवेलेबल रहना चाहिए वर्कर्स के लिए कि जैसे ही प्रॉब्लम आए वो उससे कंसल्ट कर सके उन प्रॉब्लम्स के बारे में, और वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई भी कर सके एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्कर्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि एक लीडर है, उसने एक्सप्लेन कर दिया द स्टेप्स टू द वर्कर्स टू वर्क ऑन द न्यू मशीन्स। कोई नई मशीन आई ऑर्गेनाइजेशन में, उसने सारे तरीके बता दिए कि इस पे ऐसे ऐसे पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और स्टेप एक्सप्लेन करने के बाद उसने वर्कर्स से कहा अब इस पे काम करो, और वो एक अलग कमरे में जाकर बैठ गया, तो ये एक इफेक्टिव डायरेक्शन नहीं मानी जाएगी। लेकिन इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वर्कर्स ने काम शुरू कर दिया और वो लगातार उनको ऑब्जर्व करता जा रहा है, और अगर कोई वर्कर गलत स्टेप ले रहा है तो उसी टाइम उसे करेक्ट कर रहा है, अगर कोई वर्कर को प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो दैट शुड बी देयर इन द इफेक्टिव डायरेक्शन। तो बच्चों इन प्रिंसिपल्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन कर रखे हैं, सर्कल कर रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। इन कीवर्ड्स और एग्जांपल्स के थ्रू आप इन प्रिंसिपल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ द अदर टॉपिक्स ऑफ द डायरेक्टिंग चैप्टर। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।